हेलो अस्सलामु अलैकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने प्रेशर फ़िल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। आपको पता है ना, यूरिन बनाने के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप प्रेशर फ़िल्ट्रेशन होता है, दूसरा स्टेप सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और तीसरा स्टेप ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। उसमें से जो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन वाला स्टेप है, यानी किस तरह फ्लूइड जो होता है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ को क्रॉस करके बुमेंस कैप्सूल में आ जाता है, इसको हम कहते हैं प्रेशर फ़िल्ट्रेशन। ये वाला प्रोसेस कैसे होता है, ये जितना हमें आसान दिखता है और जितना हम 9, 10 या FSC में पढ़ते हैं उतना ज़्यादा इजी नहीं है। यानी ये मेरे पास मिसाल के तौर पे अगर बुमेंस कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल असेंडिंग ल्यूकोफैली, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। देखें हमारे पास ये जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे आ गई मिसाल के तौर पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़। ये है ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ है। इसमें जो फ्लूइड होता है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और ये तमाम चीज़ें जो इधर होती हैं, उसमें से जो फ्लूइड होता है वो किस तरह क्रॉस करके यहाँ से यहाँ तक आता है, ये बुमेंस कैप्सूल के अंदर आता है। आज हमने इस स्टेप को फुल डिटेल से पढ़ना है। यार ये फ्लूइड यहाँ से उठ के डायरेक्ट नहीं आ जाता कि यार यहाँ पे जो है ना फ्लूइड पड़ा हुआ था और उठ के यहाँ पे आ गया। 180 लीटर फ्लूइड होता है, 180 में से तकरीबन 1 लीटर हर दिन फ़िल्टर होके आ जाता है। इसके पीछे की क्या रॉकेट साइंस है और क्या क्या मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होते हैं, आज इंशाल्लाह हम डिग इनटू करेंगे। देखिए हमें फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है या 9, 10 में कि यार यहाँ पे जो फ्लूइड आता है ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बहुत तंग होती हैं, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है और प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और फ्लूइड बुमेंस कैप्सूल में आ जाता है उन सुराख के थ्रू। ये चीज़ हमारे जहन में होती है और हमारा आइडिया ये बना हुआ होता है। होता कुछ ऐसा ही है, लेकिन हम थोड़ी और डिटेल से पढ़ेंगे कि यार कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होनी चाहिए ना जो उनको रोके। एकदम तो सारा का सारा फ्लूइड बुमेंस कैप्सूल में नहीं आ जाना चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी होते हैं। अगर वो तमाम की तमाम बुमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं तो वो बुमेन कैप्सूल फिर तो नेफ्रॉन्स के ज़रिए, वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, उनको रोकना भी तो है। अब कौन कौन से ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जो ये ग्लोमेरुलस के अंदर जो फ्लूइड पड़ा होता है वहाँ से बुमेंस कैप्सूल में आने से उसे रोकते हैं। ये चीज़ आज हमने फुल डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़नी है। ओके जी, कम बैक इनटू द टॉपिक। 2-3 बातें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मली इससे पहले याद रखनी चाहिए। देखें हमारे पास तकरीबन ना डेली 180 लीटर फ्लूइड होता है जो डेली किडनी के पास आता है, और 180 लीटर की बात करूँ मैं, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 180 लीटर तो तकरीबन सारा का सारा एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में हाई टोटल 3 to 4 लीटर, या अगर किसी बंदे का वेट 60 किलो से ज़्यादा है तो उनमें 5 से 6 लीटर फ्लूइड होता है, बस। इससे ज़्यादा तो हमारे पास फ्लूइड ही नहीं होता। लेकिन 180 लीटर हर दिन में आता है और 180 में से तकरीबन 179 लीटर या 178.5 लीटर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर यूरिन बनता है डेली बॉडी के अंदर। 1 लीटर यूरिन बनता है। पहली बात आपको ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखनी चाहिए कि यार यहाँ से जो ये आर्ट्रियोल आ रही है, इस आर्ट्रियोल को हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल। असल में ये बनती है रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी डिवाइड होती है, लोब्यूलर आर्टरी बनाती है, लोब्यूलर आर्टरी डिवाइड होके इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनाती है, और फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी से ये इफरेंट आर्ट्रियोल बनता है। ये वाहिद एग्जाम्पल है बॉडी में जहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल ही आती है और इफरेंट आर्ट्रियोल ही निकलती है। नॉर्मली क्या होता है कि आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज से वेन्यूल्स बनते हैं, लेकिन ये वाहिद एग्जाम्पल है बॉडी में जहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल आती है और एफरेंट आर्ट्रियोल ही निकलती है। वरना ऐसा होना चाहिए था कि इफरेंट आर्ट्रियोल आए और इफरेंट वेन्यूल बाहर निकले, लेकिन ऐसा नहीं होता। इफरेंट आर्ट्रियोल आती है और एफरेंट आर्ट्रियोल ही बना के ये निकलती है। 2 बातें होगी। तीसरी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि यार ये जो आर्ट्रियोल होती है ग्लोमेरुलस की, ये फेनिस्ट्रेटेड होती है। फेनिस्ट्रेटेड का मतलब ये है कि इन कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। ये जो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है ना, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक कैपिलरी है, मिसाल के तौर पे ये कैपिलरी है। इस कैपिलरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे सेल्स। इस कैपिलरी को किसने बनाया होता है? छोटे छोटे एंडोथीलियल सेल्स ने बनाया हुआ होता है। ये एंडोथीलियल सेल्स हैं। अब ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से उठा के देखें तो इनके अंदर ना यूं छोटे छोटे से सुराख होते हैं।
क्या होता है, इनमें ये छोटे छोटे से सुराख होते हैं, इन सुराखों को हम फेनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको क्रॉस करके फ्लूइड दोबारा अंदर आ सकता है, यानी वुमेन्स कैप्सूल वगैरह में। ये जो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं ना, ये बॉडी में 3 जगह होती हैं, एक ये लिवर में होती हैं, दूसरा ये किडनी में होती हैं, और तीसरा ये स्प्लीन में होती हैं। इसके अलावा ये किसी भी जगह पे नहीं होती। समझ आ रही है आपको? ये कौन सी कैपिलरीज हैं? ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। ये चीज़ आपने पहले याद रखनी है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से 180 लीटर फ्लूइड डेली आ रहा है। हम सिंपल बात करेंगे कि यार यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है, ये मेरे पास ऊपर एफरेंट आर्टरियोल है, इस एफरेंट आर्टरियोल ने यहाँ पे बूमेंस कैप्सूल के पास पहुँचना है। ये मेरे पास एफरेंट आर्टरियोल है और ये मेरे पास बूमेंस कैप्सूल है। इस एफरेंट आर्टरियोल ने बूमेंस कैप्सूल तक पहुँचना है। अब ये कौन कौन से बैरियर्स को क्रॉस करेगा, ये कहाँ से कैसे आएगा, यहाँ पे एकदम नहीं आ सकता। ये क्या करेगा, ये 3 बैरियर क्रॉस करेगा। पहले बैरियर को हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स का बैरियर, दूसरा हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा हमारे पास होता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ये 3 बैरियर हैं, इनको वो क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद वो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। पहला बैरियर कौन सा पता है? पहला बैरियर आपको ये रेड कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, इन रेड कलर के सेल्स को उसने क्रॉस करना है, जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। पहला मिशन और पहला गोल हमारा ये है कि यार ये इनको कैसे क्रॉस करते हैं। दूसरा, ये ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, या ब्लू कलर की लेयर, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। इसका नाम होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। चूंकि ग्लोमेरुलस के बिल्कुल करीब है, इसीलिए हम इसे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरा, आपको ये सेल नजर आ रहे हैं, इन सेल्स के दरमियान ये प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को भी इन्होंने क्रॉस करना है। ये 3 बैरियर ये क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि ये नीचे से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से दोबारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। दोबारा समझिए, फ्लूइड ने अगर यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल से या ग्लोमेरुलस से यहाँ पर वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आना है, उसे 3 बैरियर क्रॉस करने हैं। पहला बैरियर एंडोथेलियल सेल्स, दूसरा बैरियर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा बैरियर ये जो 2 सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है पोडोसाइट्स, इनके दरमियान ये जो प्रोटीन्स हैं, इस प्रोटीन्स को क्रॉस करना है। तब ये जो फ्लूइड है ग्लोमेरुलस का वुमेन्स कैप्सूल में पहुंचेगा। से समझ आ गई आपको? देखें, होता कुछ ऐसा है कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पे आपको पता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड घूम रहा है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी हैं, तमाम की तमाम चीज़ें ग्लोमेरुलस के अंदर हैं। क्या क्या चीज़ें ग्लोमेरुलस के अंदर है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, आपको पता है ब्लड के अंदर जो होता है, यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे, यहाँ पर प्लेटलेट्स भी होंगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी होते हैं ब्लड के अंदर, हार्मोन्स के अलावा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होंगी, एल्ब्यूमिन होगी या फिब्रिनोजिन होगी है, 12 क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, मिनरल्स हो गए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, फैटी एसिड्स हो गए हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें, साथ साथ में वाइटामिन्स हो गए हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर घूम रही हैं ग्लोमेरुलस के अंदर। देखें, इससे पहले क्या था हमारे पास? इससे पहले ना रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी का साइज़ ना इतना ज़्यादा बड़ा होता है। अब जैसे ही रीनल आर्टरी छोटी सी डिवाइड होती है तो इससे ये बन गया है इफरेंट आर्टरियोल। अब इफरेंट आर्टरियोल का साइज़ इतना छोटा है, फिर उससे आगे एफरेंट आर्टरियोल दोबारा बनेगी और उसके बाद वेन्यूल और उसके बाद वेन दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है। अब जब फ्लूइड इतनी बड़ी रीनल आर्टरी के अंदर जा रहा था, इतनी बड़ी रीनल आर्टरी के अंदर, तो उसके पास कम प्रेशर था, लेकिन जैसे ही अब इतना ज़्यादा फ्लूइड इतनी छोटी सी जगह में गुजरेगा तो क्या होगा, उसके पास प्रेशर इतनी छोटी सी जगह से अब उसने गुजरना है, तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे ये जो कैपिलरी है इसके अंदर छोटी छोटी फेनिस्ट्रेशन भी है, सुराख भी है, तो क्या होगा, फ्लूइड आहिस्ता 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 ये जो कैपिलरीज की फेनिस्ट्रेशन है इसको क्रॉस करके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कैपिलरीज की फेनिस्ट्रेशन है इसको क्रॉस करके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि ये जो रीनल आर्टरी है इसका साइज बहुत बड़ा था, इसका डायामीटर बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे रीनल आर्टरियोल के पास, आर्टरियोल का साइज बहुत छोटा हो गया तो ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ से चीज़ें बाहर आना स्टार्ट होगी, यहाँ से चीज़ें बाहर आना स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें आ गई सिवाय रेड ब्लड सेल्स के और सिवाय एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स के, सिवाय रेड ब्लड सेल्स के और सिवाय एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स के तमाम चीज़ें तकरीबन बाहर आ जाती हैं। ये बात याद रखनी है आपने। अब उसके बाद क्या होगा, अब गेम असल स्टार्ट हुई है। अब उसने इस बैरियर को क्रॉस करना है। अब इस बैरियर को कैसे क्रॉस करती है,
पहले मैं आपको एंडोथीलियल सेल्स का बैरियर बता देता हूँ। ये जो एंडोथीलियल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये रेड 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 कलर के, असल में ये रेड ब्लड सेल्स, ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इनके दरमियान इतना ज़्यादा गैप नहीं होता। ये बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे मैंने आपको ये वाले बना के दिए, बिल्कुल इस तरह, ये वाले इस तरह होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने गैप इसलिए बनाया ताकि मैं आपको बता सकूँ ये कैसे होते हैं। अब मैं ना ये जो दो एंडोथीलियल सेल्स है इससे बाहर बनाता हूँ। ये दो एंडोथीलियल सेल्स है, मिसाल के तौर पे एक एंडोथीलियल सेल ये है, एक एंडोथीलियल सेल ये है। ये फ्लूइड यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर आ गया, ये स्पेस है थोड़ी सी, इस स्पेस के अंदर थोड़ा सा फ्लूइड आ गया। होता कुछ ऐसा ही है, जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज का क्या मतलब है, इनके अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। सो होल्स किस तरीके से होंगे, इनके अंदर ना ये छोटी छोटी सी प्रोटीन्स होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। एंडोथीलियल सेल्स ये भी सेल है, तो ये एंडोथीलियल सेल्स के पास भी सेल मेम्ब्रेन होंगी। आपको पता है ना सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड बाइलेयर से और प्रोटीन्स के चैनल से। अब वो जो ये एंडोथीलियल सेल्स होते हैं उसमें प्रोटीन के चैनल इस तरह से होते हैं जो चीज़ों को अलाउ करते हैं कि यार आप मेरे अंदर से गुजर जाओ और आप यहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँच जाओ। हर वो चीज़ जिसका साइज़ 50 से 100 नैनोमीटर के दरमियान होता है, हर वो चीज़ जिसका साइज़ 50 से 100 नैनोमीटर के दरमियान, दोबारा समझे, 50 से 100 नैनोमीटर के दरमियान जिस चीज़ का भी साइज़ होता है वो इसको क्रॉस करके ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँच जाता है। वो इसको क्रॉस करके किधर पहुँचेगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक। हर वो चीज़ जिसका साइज़ 50 से 100 नैनोमीटर के दरमियान होगा वो इनको क्रॉस करके ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। ये अब आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से ग्लूकोज के मालिक्यूल्स और सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस, ये तमाम की तमाम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वाइटामिन्स हो गए हैं, हार्मोन्स हो गए हैं, प्लेटलेट्स हो गए हैं और तकरीबन थोड़े थोड़े से वाइट ब्लड सेल्स, ये तमाम के तमाम ना क्रॉस करके यहाँ तक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। क्यों पहुंच रहे हैं, आपको पता है कि ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो वो सारी फ्लूइड नीचे आ गया। जैसे ही पहला वाला जो बैरियर था एंडोथीलियल सेल्स का वो हमारे पास क्रॉस हो गया। एंडोथीलियल सेल्स को हर वो चीज़ जिनका साइज़ 50 to 100 नैनोमीटर था वो क्रॉस करके ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास पहुँच गई। अब इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर तो कोई होल्स नहीं है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे। मैं यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देता हूँ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास। असल में ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, ये फर्दर 3 हिस्सों से मिलके बनी हुई होती है। ये फर्दर 3 हिस्सों से मिलके बनी हुई है। मिसाल के तौर पे ये ब्लैक कलर का मैंने बना दिया, ब्लू कलर का बना दिया। अब ये नीचे मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, उससे नीचे रेड कलर का बना देता हूँ। ये 3 हिस्सों से फर्दर मिलके बनी हुई होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऊपर वाले को हम कहते हैं लेमिना रेरा एक्सटर्ना। क्या कहते हैं, लेमिना रेरा एक्सटर्ना, लेमिना रेरा एक्सटर्ना, रेरा एक्सटर्ना। क्यों लेमिना, लेमिना का मतलब है लेयर टाइप की है, रेरा का मतलब है बहुत ऊपर टाइप की, और रेरा का मतलब है बहुत रेयर है, और एक्सटर्ना का मतलब है ऊपर है। इसी तरह नीचे वाले को हम कहते हैं लेमिना रेरा इंटरना, क्योंकि ये इंटरनल साइड पे है। और दरमियान वाले को हम कहते हैं लेमिना डेंसा। क्या कहते हैं, लेमिना डेंसा, क्योंकि इसके अंदर डेंस कोलाजन 4 फाइबर्स वाली प्रोटीन्स होती हैं, इसीलिए हम इसे लेमिना डेंसा कहते हैं। और ये बहुत डेंस दिखती है, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और तो हमें यही वाली लेमिना डेंसा नजर आती है। इसके अंदर कोलाजन 4 प्रोटीन्स होती हैं। आपको पता है ना कोलाजन कहाँ कहाँ पे होती है, बोन्स के अंदर होती है और एक कार्टिलेज के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो होती है वो डेंस कोलाजन 4 फाइबर्स होती है। असल में होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये जो लेमिना रेरा एक्सटर्ना है और लेमिना रेरा इंटरना है, इनके ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होती है। इनके ऊपर क्या होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होती है। ये स्पेशल प्रोटीन है, ये जो लेमिना रेरा एक्सटर्ना पे है। होता कुछ ऐसा है कि जो लेमिना रेरा एक्सटर्ना है और लेमिना रेरा इंटरना है, इनके ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम है हेपरान सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, हेपरान सल्फेट। और इस प्रोटीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से तमाम की तमाम लेमिना रेरा एक्सटर्ना पे और लेमिना रेरा इंटरना पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये प्रोटीन आपको नजर आ रही है, ये हेपरान सल्फेट नाम की प्रोटीन है। इसकी वजह से क्या होता है कि तमाम की तमाम ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी ऊपर वाली साइड पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसकी नीचे वाली साइड पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हर वो स्पीशी जो नेगेटिव चार्ज को क्रॉस करके आ सकती है, सिर्फ वही स्पीशी इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। उसमें हमारे पास छोटे छोटे से रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, छोटी छोटी सी प्रोटीन्स आ जाती हैं, सोडियम आइंस आ जाते हैं जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिफिकली आइंस होते हैं, कैल्शियम आइंस आ जाते हैं, मैग्नीशियम आइंस आ जाते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें ना ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अब यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं।
अब इन्होंने तीसरी ये जो लेयर है इसको क्रॉस करना है और उसके बाद ये बूमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाएंगे। 2 मेन बड़े बड़े बैरियर क्रॉस हो गए, तीसरे बैरियर की तरफ अब हम आते हैं। ओके जी, तीसरा ये जो बैरियर है उसके अंदर ये छोटे छोटे से सेल्स आ गए हैं। इन सेल्स का नाम है हमारे पास पोडोसाइट्स। क्या नाम है? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि यार इनकी ना ये उंगलियां टाइप की निकली होती हैं साइटोप्लाज्म से, ये उंगलियां टाइप की, इन्हें पोडोस कहते हैं। तो वो पोडोस निकली होती हैं, इसी वजह से इनको पोडोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो पोडोसाइट्स होते हैं, ये पोडोसाइट्स क्या काम करते हैं? ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन्होंने इसको सपोर्ट प्रोवाइड की होती है, यानी ये बिल्कुल इसके यहाँ पे साथ साथ होते हैं। यहाँ पे मैंने साथ साथ तो नहीं बनाई, ये बिल्कुल साथ। इनका क्या काम होता है? ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनको बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड की हुई होती है इन्होंने। अब इन दोनों के दरमियान एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम है नेफ्रिन। क्या नाम है? नेफ्रिन प्रोटीन है। इन्होंने बिल्कुल चेन टाइप की बनाई हुई होती है। अब चीज़ें क्रॉस करके यहाँ पे तो आ गई, यहाँ पे सोडियम आइंस आ गया है, क्लोराइड आइंस आ गए हैं, मैग्नीशियम आइंस आ गए हैं, वाइटामिन आ गए हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ग्लूकोज आ गया है, वो यहाँ तक पहुँच तो गई हैं। लेकिन अब उन्होंने इस नेफ्रिन प्रोटीन को क्रॉस करना है, इन्होंने भी नेफ्रिन प्रोटीन को क्रॉस करना है ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके। अब ये जो नेफ्रिन प्रोटीन्स होती है ना, इनके दरमियान भी छोटी छोटी सी फेनिस्ट्रेशन होती है। हर वो चीज़ जिसका साइज 5 to 7 नैनोमीटर तक हो, कितने तक हो? मैं चले 5 to 7 नैनोमीटर दूसरा होता है, 20 to 25 नैनोमीटर तक हर वो चीज़ जिसका साइज हो वो बूमेंस कैप्सूल तक पहुंच सकता है, बस। अदरवाइज कोई भी चीज़ नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ पे ग्लूकोज तकरीबन, प्रोटीन्स तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी, और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। आपको पता है ना, वाइटामिन हो गए हैं, वही मिनरल्स हो गए हैं, हार्मोन्स हो गए हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है, ड्रग्स हो गई हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो जाती है। और तकरीबन कितना लीटर फ्लूइड यहाँ तक पहुँचता है? 180 लीटर तक फ्लूइड तकरीबन यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है। लेकिन वहाँ से 179 लीटर दोबारा यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब बैक होकर ब्लड के अंदर चला जाता है। ये हमारे पास पूरा का पूरा सीन था, एंडोथेलियल सेल से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और साथ में फिल्ट्रेशन स्लिट से कैसे क्रॉस होता है।